हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो डेडिकेटेड है आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप सीएमए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या अकाउंट्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो मैंने टॉपिक आज चूज़ किया है यानी कि कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, क्लियर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंट्स का बेसिक होता है ना बच्चों, उसमें ये गिना जाता है। तो उस टॉपिक पे, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का जो एमसीक्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके किसी भी कोर्स के लिए, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर आप बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, या एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयू सेट 2021 के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या आगे के किसी भी ईयर के लिए अगर आप सीयू सेट के लिए जा रहे हो, नेट जेआरएफ के लिए जा रहे हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके प्रैक्टिस से, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर भी लियो, मतलब इस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, मेरे वीडियो के साथ साथ आपका वो जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और आपके जो कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर में वो एकदम बढ़िया से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं। मैंने जेआरएफ क्रैक कर रखा हुआ है। मेरा एमकॉम और बीकॉम दोनों कंप्लीटेड है, और मेरी रैंक आई थी बेचू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, 7th इन जनरल और 3rd इन ओबीसी रैंक मेरी आई हुई थी, यानी कि टॉप 10 में मैं था। क्लियर, तो मेरे गाइडेंस के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो ज़रूर आपका एडमिशन भी होगा, प्लस आप रैंक होल्डर भी रहोगे। क्लियर, आइए तो स्टार्ट करते, बिना भी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम आईडी से मिल जाएगा। और हमने क्या किया है बच्चों, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही, हमने टीचमिंट एक एप्लीकेशन है जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए टेस्ट, फ्री एमसीक्यू टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप उसमें जाइए और पार्टिसिपेट करिए। पूरा का पूरा ये बेसिकली आपके लिए फ्री रहेगा। जितने भी एमसीक्यू हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे, उन सब का आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, अपने आप को जज कर सकते हो। और वो पूरा का पूरा मैंने बेचू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। ठीक है, यानी आपको अपने आप को जज करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो। क्लियर, आपको क्या करना है, टीचमेंट जाके इंस्टॉल करना है, एज अ स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करना है, और मेरा दिया हुआ क्लासरूम आईडी आप अगर यूज़ करते हो तो आप मेरे बैच में तुरंत इंटर हो जाओगे, और जहां से आप टेक्स्ट वाले कॉलम में जाकर के देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देना चाहता हूँ कि सर एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज़ क्या क्या होते हैं बेसिकली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है जिसकी कि रिकॉर्डिंग हम अपने बुक्स में करते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है ना बच्चों, वो दो तरीके का होता है। एक होता है बच्चों कैपिटल ट्रांजेक्शन होता है, कैपिटल नेचर का होता है, और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का। इसमें भी आपके फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। तो दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो कुछ ना कुछ सिमिलर ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, दोनों के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, मतलब एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट हो, वो दोनों के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ ना कुछ आपका सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल और रिसिप्ट को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, या आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो भी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट हम किसको बोलेंगे, सर क्या क्या होना चाहिए कि हम उसको बोल देंगे रेवेन्यू नेचर का है वो। ठीक है बच्चों, सबसे पहला तो उसका परमानेंट आपको देखना होगा कि वो कितने टाइम तक रहेगा। अगर आपका वो विद इन 1 ईयर तक रहता है, 1 अकाउंटिंग ईयर तक रहता है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए, एक सेकेंड, वो अगर 1 अकाउंटिंग ईयर तक रहेगा आपके लिए तो वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, भले हम बात कर ले एक्सपेंडिचर की। क्लियर, अगर आपका एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए है तो बच्चों वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर रिसिप्ट की बात करें, अगर आपको बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू मिलता है, जो आपका रेगुलर बिजनेस है, ठीक है, अगर उसके थ्रू आपको मिलता है तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इनकम हो जाता है,
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाएगा जैसे सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी बच्चों, कैपिटल नेचर का हो जाएंगी। क्लियर। अच्छा, और क्या होता है सर, इसमें भी देखा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा आइटम जो है वो रिकरिंग है और कौन सा नॉन रिकरिंग है। तो अगर कोई रिकरिंग आइटम होता है तो वो आपके लिए एक रेवेन्यू होगा, भले हम रिसिप्ट की बात कर ले या फिर हम बात कर ले एक्सपेंडिचर की। और अगर कोई नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग मतलब सर जो कभी कभी होने वाले हैं, ठीक है। रिकरिंग मतलब सर जो कभी कभी मतलब रेगुलर बेसिस पे होंगे आपके, जैसे कि आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ये सब चीज़ें आपकी रिकरिंग नेचर की चीज़ें हैं, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं। लेकिन नॉन रिकरिंग नेचर का जो चीज़ है उसको हम बोल सकते हैं कि सर कभी कभी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग परचेस कर लिया, आपने कोई मशीनरी परचेस कर ली, तो ये चीज़ें आप इसको देखोगे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। अगर आपके एसेट्स में कोई भी एक्सपेंडिचर उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाता है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। अगर उसकी इफ़िशियंसी को मेंटेन किए रखने में हेल्प करता है तो वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपके एसेट्स में कोई भी एक्सपेंडिचर अगर वो इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उससे मिलने वाला बेनिफिट अब फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो ये बच्चों एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल नेचर का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि आपकी 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, अब क्या हो गई वो 3 फ्लोर की हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा फ्लोर हमने ऐड किया है इसमें, ये जो एक्स्ट्रा फ्लोर यहाँ पे ऐड किया है हमने, ये आपका कैपिटल नेचर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 फ्लोर में जो था, रूफ में से पानी आता था, छत से पानी आता था, सीलिंग में से पानी आता था, तो हमने क्या किया है उसको सही करवा दिया है। तो अब जो है इफ़िशियंसी मेरी मेंटेन हो गई थी, जहाँ पे पहले इफ़िशियंसी कम हो गई थी, इस एक्सपेंडिचर के बाद मतलब उसको सही करवाने के बाद, उसको रिपेयर करवाने के बाद, तो बच्चों इसकी इफ़िशियंसी मेंटेन हो गई है। तो इसको हम बोल सकते हैं सर रेवेन्यू और कैपिटल का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। बाकी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ एमसीक्यूज करवाए हैं, वो वाला वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और वो पूरा प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर इन कैपिटल नेचर, कौन से एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल नेचर का बोलेंगे। द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। दूसरा क्या बोलता है, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट्स, it is paid as interest on loan for the business, it is maintains a fixed asset। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा it increase the quantity of the fixed assets, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो बच्चों बैलेंस शीट में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम परचेज करते हैं कोई एसेट्स, तो एसेट्स आप परचेज करोगे तो आप ट्रेडिंग पीएल या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं दिखाओगे, आप उसको बच्चों कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे। क्लियर है। चलिए आइए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर, कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो आपका कैपिटल नेचर है। परचेज ऑफ अ ट्रक ये तो है और आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला बोलता है रिप्लेसमेंट ऑफ, मतलब रिप्लेस कर रहे हो तो भी आपका क्या बोलते हैं कि ओल्ड ट्रक है, तो ये आपके लिए नहीं होगा बेसिकली। फिर रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कैपिटल नेचर का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको क्लियर बोलना चाहूँ, मतलब 2 ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ना, श्योर, तो अगर नियर बाय देखिए तो ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्लियर, क्योंकि ये आपके एसेट्स को इंक्रीज करेगा। बेसिकली ये क्या कर रहा है, सिर्फ रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेसमेंट को हम बच्चों डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। क्लियर, इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो तो डेप्रिसिएशन के लैंग्वेज में भी हम देख सकते हैं। ऑल्दो बी वाला भी आपका कैपिटल नेचर का है, लेकिन अगर जो आपको एक ही आंसर चूज करना है ना तो ए वाला चूज करोगे। ऑल ऑफ दिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना ये आपका एकदम रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग ऑल ऑफ दिस के लिए भी नहीं जा सकते। फिर आगे क्या बोलता है, 5000 इनकर्ड फॉर द अपग्रेडेशन, यहाँ पे देखिए वर्ड क्या लिखा है, अपग्रेडेशन, मतलब अपग्रेड हो रहा है कंप्यूटर। अगर आपका जो कंप्यूटर अपग्रेड हो जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए लिख रहा है 128 MB रैम अगर आप इंस्टॉल करवाते हो, अपग्रेड करवा रहे हो, तो इससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इसको बोलना चाहूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आप कोई भी परचेस कर रहे हो गुड्स का परचेस कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा रेवेन्यू नेचर का आइटम हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा था पिछले बार कि अगर आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, अगर आपने गुड्स परचेज किया लेकिन आप उसको एसेट्स की तरह कैसे ट्रीट कर रहे हो, तो फिर वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का ट्रीट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर मेरा शॉप है फर्नीचर का और मैं फर्नीचर बेचने का काम करता हूँ, तो मैं जब भी फर्नीचर खरीदूंगा तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन मैंने क्या किया बच्चों, एक बार मालूम है, मैं हर फर्नीचर को तो बेचने के लिए लेके आया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक फर्नीचर मैं अपने कस्टमर्स के लिए रख लेता हूँ, एक फर्नीचर मैं अपने कस्टमर्स के लिए रख लूँगा ताकि मेरा कस्टमर जो आएगा वो उस पर बैठेगा। तो अब हम उस फर्नीचर को क्या कर रहे हैं बच्चों, कैपिटल नेचर का या फिर एसेट्स की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और ये जो उस समय परचेज किया गया फर्नीचर जो है वो परचेज में से निकल के एज अ एसेट्स दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है फॉर रीसेल। तो रीसेल करने के लिए आप परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब आप गुड्स ही खरीद रहे हो। ठीक है, फिर लिखता है इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका कोई एसेट्स हो जाता तो मैं इसको बोलता कि कैपिटल नेचर का। ठीक है, तो हमने एक चीज़ ये भी देखा है कि अगर सर एसेट्स को पुट टू यूज़ करने में कोई भी अगर उस पर खर्चा इन्वॉल्व होता है तो वो सब आपका कैपिटल नेचर का होगा। अगर रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम किसी एसेट्स के लिए पे कर रहे होते तो बच्चों वो आपके लिए कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा यहाँ पे। Received from Suleiman by company a invoice for rupees 1500 for the repair to factory wall। यहाँ पे देखिए टर्म क्या लिखा है बच्चों, रिपेयर लिखा है। और रिपेयर करने से कहीं भी आपके फैक्ट्री वॉल की इफिशियंसी बढ़ेगी नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी बच्चों, मेंटेन रहेगी। तो मैं इसको बोलूँगा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। आपको कोई भी डाउट आएगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ एक बार कमेंट में बोलिएगा कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखता है, कंपनी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। गवर्नमेंट ने क्या लिया है, लैंड हमसे ले लिया है और क्या लिया है, कंपल्सरी एक्विजिशन। गवर्नमेंट क्या करती है ना बच्चों, कभी कभी अपने प्रोजेक्ट के लिए आसपास की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, मतलब आपको उनको देना ही देना होगा। तो उसके बदले में जितना भी आपका पैसा मिलेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल नेचर का रिसिप्ट लिखना चाहूँगा, ऑल्दो बी वाले के लिए ऑप्शन रहेगा कैपिटल कंपनी रिसीव। ठीक है, तो मैं इसको नन ऑफ दिस लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं होगा। तो जो भी आंसर है इसका कैपिटल रिसिप्ट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखता है, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन। तो आप कहाँ पे लिखाते हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर ट्रेडिंग और पीएल। तो ट्रेडिंग और पीएल में हम लोग दिखाते हैं जितने भी आपके रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट या पेमेंट होते हैं बच्चों, वो हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं। अगर सर यही कैपिटल होता तो बच्चों, तो ये आपका बैलेंस शीट होता था, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा हुआ था। क्लियर, आइए अब आप लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखता है, बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है, तो इसको आप क्या करोगे, ट्रीट करोगे रेवेन्यू रिसिप्ट को, और किधर दिखाओगे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। अगला पॉइंट क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 11, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन द अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर इज। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा किसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट मिल रहा है, मशीनरी के अगेंस्ट में पेमेंट मिल रहा है। तो ये आपका हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था लैंड एक्विजिशन के लिए। क्लियर है, बहुत समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर वेरी, यहाँ पे आप देखिए तो पहला क्या हो जाएगा, पहला वेरी शॉर्ट टर्म है, दूसरा लॉन्ग टर्म है, तीसरा शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। अभी हमने जस्ट रिवाइज करते हुए देखा था कि इसका जो बेनिफिट है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपको मिलेगा।
ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एज अ एसेट्स दिखाएंगे उसको हम, एज अ एसेट्स का इंक्रीज या फिर लायबिलिटी का डिक्रीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में आएगा। यानी कि अगर आप अपने लोन का रिपेमेंट करते हो तो वो भी बच्चों आपका कैपिटल का एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखता है, द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंस, एन एक्सपेंस। एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बच्चों यहाँ पे है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। आइए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक मशीनरी आपने खरीदी जिसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स तक है बच्चों, ठीक है। अब इसका जो फ़ायदा है हमें 5 साल तक मिल रहा है, तो 5 साल के पीएल में हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। 5 साल के अकाउंटिंग ईयर में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो बोल सकते हैं कि इसका जो लाइफ है वो हर साल एक्सपायर हो रहा है टिल 5 ईयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपके लिए बेसिकली डेप्रिसिएशन है, और जिस भी साल का डेप्रिसिएशन होता है उसको हम एज अ एक्सपेंस दिखाते हैं, और एज अ एक्सपेंस हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं बच्चों, क्लियर है। आइए अगला पॉइंट क्या लिखता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फ्लोटेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। प्रीलिमिनरी के जो एक्सपेंस होता है, जो आपका फ्लोटेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, फ्लोटेशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। न्यू कंपनी, जब भी कोई नई कंपनी आती है तो जो कंपनी बनता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है बहुत ढेर सारा डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज लगता है, बहुत ढेर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो उसमें छोटा मोटा खर्चा होता नहीं है, बड़ा खर्चा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी को बनाने जितना खर्चा लग रहा है, तो फ्लोटेशन मतलब कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आने के लिए जितना भी आपका खर्चा लग रहा है वो, उस सारे खर्चों को हम क्या बोल देंगे बच्चों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्लियर। तो हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मिसलेनियस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे बेसिकली आपका कोई एसेट्स नहीं तैयार हो रहा है, लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म, ये बड़ा अमाउंट का खर्चा रहेगा और नॉन रिकरिंग नेचर का है। सबसे बड़ी बात क्या लिखता है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब सर कंपनी के लाइफ टाइम में ना ऐसा खर्चा सिर्फ एक ही बार होता है, सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो नॉन रिकरिंग है, इसलिए भी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ मिसलेनियस कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट्स तो होगा ही नहीं। फिर क्या बोलता है, डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिशन चार्जेस इज, डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिशन चार्जेस इज, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्लियर। रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट इज, बैड डेप्ट की अगर आप रिकवरी करते हो तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। बैड डेप्ट की अगर आप रिकवरी करते हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज सोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अनएक्सपायर्ड, तो ये आप कहाँ दिखाओगे, डेप्रिसिएशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको मैं बोल सकता हूँ अनएक्सपायर्ड पोर्शन को रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स, WDV ऑफ एसेट्स, क्लियर है। मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो इस तरीके से आपको अच्छे समझ में आएगा, जो वैल्यू रिटर्न ऑफ नहीं हुई है अभी बेसिकली। आइए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, इसमें क्या लिखता है, 40,000 स्पेंट बाई अ फैक्ट्री इन ओवरहॉलिंग ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी। 40,000 रुपया उन्होंने खर्चा किया अपने एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी को ओवरहॉल करने के लिए। इट हैज़ इनहेंस्ड इट्स वर्किंग लाइफ बाई 5 ईयर। तो बच्चों ये अगर देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या लिखा है उन्होंने, कि इससे जो है ना ओवरहॉलिंग से आपका जो वर्किंग लाइफ है, यानी कि इफ़िशियंसी बढ़ गई है, लाइफ बढ़ गया है, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। या तो आपका ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएल में जाएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग। बच्चों ट्रेडिंग और पीएल, सॉरी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेम होता है, क्लियर। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑल दी ऑफ द अबव हो जाएगा, क्लियर। अब ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा, पीएल में कौन सा जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हैवी अमाउंट स्पेंट फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यू कंपनी प्रोडक्ट इज, heavy amount spent for the advertisement of new company product is deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure। बच्चों deferred revenue expenditure क्या होता है मैं आपको बताऊं, ना तो उसमें आपके कैपिटल नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ना ही रेवेन्यू नेचर का,
ठीक है। बेसिकली ज़्यादा आपको रेवेन्यू नेचर का मिलेगा, लेकिन आप अमाउंट अगर आप देखोगे उसका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है तो आप उसको कैपिटल नेचर भी बोलना चाहोगे। तो कुछ उसके फीचर्स आपके रेवेन्यू नेचर के भी मिलेंगे, लेकिन उसके कुछ फीचर्स कैपिटल नेचर के भी मिलेंगे। सर रेवेन्यू नेचर का मतलब वो तो बेसिकली एक एक्सपेंस है, लेकिन बड़ा अमाउंट खर्चा हो रहा है इसलिए कैपिटल नेचर बोल रहे हैं। तो सर कैपिटल ही बोल देते हैं ना, क्यों नहीं उसको कैपिटल ही बोल देते हैं। बच्चों कैपिटल का मतलब आपके पास में कोई फिक्स एसेट्स बन के तैयार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई फिक्स एसेट बन के तैयार हुई नहीं, तो आप इसको फिक्स एसेट्स यानी कि कैपिटल नेचर का भी नहीं बोल सकते हो। सर रेवेन्यू का भी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और इसका फ़ायदा सर हमें एक साल नहीं बल्कि कई साल तक मिलेगा। तो हम इसको बोलते हैं सर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ना ही वो क्या है, ना ही वो कैपिटल है, ना ही रेवेन्यू है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आपका ये जो एक्सपेंडिचर है वो जितने साल के लिए रहेगा उतने साल आप क्या करोगे, उसको रेवेन्यू ट्रीट करोगे। जैसे सपोज कर लीजिए ये जो बड़ा वाला एक्सपेंडिचर किया है हमने, इसका फ़ायदा आपको बच्चों 3 साल तक मिलेगा, 3 अकाउंटिंग ईयर तक मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो फ़ायदा है या फिर आप बोल सकते हो जो इसका एक्सपेंडिचर है, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने 6 लाख रुपीज़ एक्सपेंड किया, तो 6 लाख जो है वो 3 साल के लिए, तो हर साल का खर्चा कितना बच्चों, 2 लाख रुपया। तो आपको क्या करना है, 2 लाख रुपीज़ पर एनम वो आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है हर एक साल, यानी कि 3 साल में आपको 2-2 लाख रुपया करके पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। यही आपका डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, आइए देखते हैं। अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट विच आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर ब्रिज and demolished when the flyover was ready is a capital expenditure। सर ये तो टेम्पररी लिख रहा है यहाँ पे, वो मतलब 1 साल भी नहीं चलेगा और फ्लाईओवर बनते ही आप उसको हटा दोगे, डिमोलिश कर दोगे। तो इसका सर मतलब क्यों आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। देखो बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हट आप लोग बना रहे हो, टेम्प्रेरी हट बना रहे हो, जिसको हम बोल सकते हैं कि छोटा छोटा जो टेंट बनता है, ठीक है, वो बेसिकली क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा फ्लाईओवर अच्छे से बन सके, हमारे जो लेबर है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे रह सके अच्छे से, ठीक है। तो एक एसेट्स को बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगता है, वो भले आपका टेंट का हो, भले आपका फूडिंग का हो, भले आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो, वो सब क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा और वो सब आपका पार्ट हो जाएगा ब्रिज के उस फ्लाईओवर के एक्सपेंड का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। डाउट है तो ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, सजेशन होगा आपका वो भी बताइएगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो ये पसंद आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखता है, A sum of rupees 50,000 was spent on painting a new plant। तो न्यू प्लांट का अगर आप पेंटिंग करो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सर कहीं से भी आपका इफ़िशियंसी नहीं बढ़ाएगा, बस इफ़िशियंसी को वो मेंटेन किए रखेगा। तो मैं इसको बोल दूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट ऑन स्ट्रक्चरल अल्टरेशन अंडर प्रेशर ऑफ लॉ इज अ अब देखिए क्या लिखता है, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। अब स्ट्रक्चरल अल्टरेशन का मतलब स्ट्रक्चर आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो अंडर द प्रेशर ऑफ लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपका जो ये है इससे इफ़िशियंसी मेरी इंक्रीज़ होती है कि नहीं, ठीक है। अगर इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो रही होगी तो आप उसको कैपिटल नेचर का ट्रीट करोगे, अदरवाइज रेवेन्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम बच्चों जाना चाहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ में। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखता है, मनी स्पेंट 10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए जितना भी कोई भी किसी भी तरीके का खर्चा होगा लगेगा, तो बच्चों वो आपका कैपिटल नेचर का हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था, ये वाला भी हम लोगों ने देखा था कि अमाउंट स्पेंट ऑफ 5,000 एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट अगेंस्ट द क्लेमिंग द फॉर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड। तो हमने इसको बोला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि ये लॉयर का फीस है, लॉयर का फीस है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर सब्सिडी रिसीव करती है तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट का हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कि उसने कैपिटल के अगेंस्ट में सब्सिडी रिसिप्ट की है, ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की वजह
से उसने रिसिप्ट किया है सब्सिडी, तो हम इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे और ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लेके चले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 28, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड क्लेम बाय द फर्म। तो इंश्योरेंस क्लेम आपको किसके लिए मिल रहा है? मशीनरी के लिए मिल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाला एक क्वेश्चन देखा था वहाँ पे। तो ये आपके लिए बच्चों क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए फिर उसके बाद आप देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूटीआई, तो ये आपके लिए बच्चों हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? चलिए आगे आइए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर आर्ग्यूमेंटिंग वर्किंग कैपिटल। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो इसके लिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आइए आगे चलते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन और करना है। जिस तरीके से यहाँ तक आपने साथ दिया है, अभी तक सीखा है चीज़ों को, आगे भी आपको चलना है मेरे साथ में। पूरा हम लोग वीडियो करेंगे। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है इस वीडियो, मतलब इस वीडियो में आपके लिए 60 क्वेश्चन है, तो पूरा 60 क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया से हो जाए। ठीक है, आपको फ़ायदा इसका बढ़िया से मिले। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखता है, 2500 स्पेंट ऑन दी ओवरहॉल ऑफ मशीन्स परचेज्ड सेकेंड हैंड। तो यहाँ पे देखो सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज जब भी हम लोग कर रहे हैं, उसको पुट टू यूज़ करने में जितना भी खर्चा लग जाएगा बच्चों, वो उसके मशीनरी का पार्ट हो जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोल देंगे। एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, अगर बड़ा अमाउंट है तो वो आपके लिए डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, अगर छोटा अमाउंट है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? नए प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट्स डैश पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो करंट पीरियड के लिए जो फायदा देगा ना बच्चों, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर आपको फ्यूचर पीरियड के लिए फायदा मिल रहा है, तो आपके लिए वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड डैश एक्सपेंडिचर। तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अचीविंग ऑपरेटिव इकोनॉमी इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, बिजनेस ऑपरेशन से आपका रिलेटेड है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे आते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस, ये आपके लिए हो जाएगा बच्चों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस मतलब इस हो सकता है कि एक तरीके का लाइसेंस है, तो लाइसेंस आप क्या बोल सकते हो? वो आपके लिए इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, लाइसेंस हो गया, कॉपीराइट आप चाहते हो, पेटेंट चाहते हो, तो वो सब चीज़ें आपके लिए इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएंगी बेसिकली। ठीक है, तो मनी ऑब्टेन्ड बाई द इशू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये आपके लिए बच्चों क्या है? डिबेंचर एक तरीके का बेसिकली क्या होता है? लोन होता है। तो लोन, अगर आपको लोन के थ्रू पैसा मिल रहा है तो वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। एन एक्सपेंडिचर इन कैपिटल नेचर व्हेन, एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल नेचर कब होगा? जब उसका जो क्वांटिटी है हमारे एसेट्स का बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था। एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू नेचर व्हेन इट्स बेनिफिट द करंट पीरियड। ठीक है, अगर वो बेनिफिट आपको करंट पीरियड के लिए देता है तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि अब शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, इसको आप कट करके यहाँ पे डिबेंचर्स लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर डिबेंचर्स पे अगर आपको डिस्काउंट हो रहा है तो ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि एक साल का लॉस नहीं है। जब तक आपके डिबेंचर्स की लाइफ है बच्चों, तब तक आपका ये जो लॉस है वो आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 41, 400 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम न्यू साइट। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या लिखता है, स्टॉक से रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंडिचर होगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आप अपने स्टॉक को रिमूव करने के लिए, अपने स्टॉक को बेचने के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? कार्स पिस्टन एंड रिंग्स चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000, चेंज हुआ है। ठीक है, तो मतलब रिपेयर हम बोल सकते हैं कि पुराना वाला खराब हो गया होगा तभी हम लोग नया लगा रहे हैं, तो मैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूँगा। इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी बच्चों, बल्कि मेंटेन रहेगी। क्लियर? तो मैं इसको आपको क्या बोलूँगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूँगा।
टेम्पररी रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग रॉ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग बिल्डिंग। देखो जैसा आपका फ्लाईओवर वाला एग्जाम्पल था, सेम उस एग्जाम्पल को मैं यूज़ करूंगा। और जो टेम्पररी रूम आपके लिए बता के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि आप झट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर टिक कर दीजिए, तो मैं इसको बोलूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये जो खर्चा है आपका टेम्पररी बिल्डिंग सॉरी टेम्पररी रूम का जो खर्चा है वो क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग बड़ा वाला बिल्डिंग बना सके। तो बड़ा वाला बिल्डिंग बनाने के लिए सर कोई भी खर्चा लगेगा ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखता है? मशीनरी कॉस्टिंग 5000 हैज़ बीन सोल्ड, इट रियलाइज 3000। मशीनरी जो था कितने का था बच्चों? 5000 का था। कितने में बिका? 3000 का, तो 2000 रुपये का लॉस हो गया। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई सर? ठीक है। अगला क्या बोलता है? अ न्यू मशीनरी इज परचेज फॉर 9000। क्लियर? तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? रेवेन्यू लॉस है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 2000 का आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 9000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे बच्चों में दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है। तो 2000 का रेवेन्यू लॉस है और एक तरीके का हमें यहाँ पे जो नया मशीन हम लोग खरीद रहे हैं 9000 रुपीज़ का, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अगर हमने कोई पुराना फर्नीचर बेचा है तो बेसिकली पूरा फर्नीचर भले पुराना हो गया लेकिन है तो फर्नीचर, एसेट्स ही है ना। तो अगर एसेट्स हम बेचते हैं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। सॉरी आइए, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है। और एसेट्स तभी हम बेचते हैं जब मेरे कोई लाइफ मतलब मेरे कोई बेनिफिट का नहीं होगा तो ही हम बेचेंगे। तो पुराना ही बेचेंगे ना। मशीनरी भी जब मेरे लिए स्क्रैप हो जाती है तो ही हम बेचते हैं। क्लियर? तो उससे मिलने वाला पैसा आपके लिए क्या होगा? कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए, देखते हैं क्या लिखता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर हुज अकाउंट वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड। तो हम लोग यहाँ पे उसको रेवेन्यू रिसिप्ट देखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था वो एक तरीके का क्या है आपका बैड डेब्ट रिकवर्ड है। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड हम क्या दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। बेसिकली क्यों दिखाते हैं इसको? क्योंकि ये आपका नॉर्मल बिजनेस है। ये आपका नॉर्मल बिजनेस है। डेटर का आप रोज आप बेच रहे हो, कोई ना कोई डेटर जो है जरूर बदमाशी करेगा, बैड डेब्ट होगा, फिर मान लेते हैं वो समझदार हो गया, पैसा दे दिया। तो ऐसा आपका ये रेगुलर बिजनेस का पार्ट है बच्चों। तो हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट ही बोलेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या लिखता है। फीस रिसीव फ्रॉम अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होते हैं? बेसिकली बच्चों वो लोग होते हैं जो हमसे कुछ सीखने आते हैं, जो कुछ हमसे सीखने आते हैं। तो वो सीखने के लिए अगर कोई फीस देंगे बच्चों, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक तरीके से बोल सकते हो कि अमाउंट भी बहुत छोटा सा होगा, बहुत बड़ा सा अमाउंट होगा नहीं, तो हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट ही बोलेंगे। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं, देखते क्या लिखता है। 48 लिखता है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर टू आर्ग्यूमेंट इट्स हिज कैपिटल। तो वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। बिजनेस के लिए वो कैपिटल रिसिप्ट है, भले ही पॉकेट से जा रहा है ओनर के, लेकिन बिजनेस के लिए वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज हो रहा है ये आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 48 में कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज हुआ है आप मेरे को बताइए। 48 का प्रिंसिपल। क्लियर? 49 क्वेश्चन क्या लिखता है। 4000 स्पेंट टुवर्ड्स द एडिशन टू मशीनरी। क्या लिख गया? एडिशन टू मशीनरी पढ़ के आपको तुरंत कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाना है इन ऑर्डर टू डबल द प्रोडक्शन। कैपेसिटी इंक्रीज करने की तो बात यहाँ पे कर रहा है कि कैपेसिटी उसकी डबल हो जाएगी, इफिशियंसी उसकी डबल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एडिशन पढ़ के हमें तुरंत इस पे क्या लगा देना है बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा देना है। 1500 इनकर्ड ऑन रिपेयर्स। तो रिपेयर्स है तो इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। नेसेसिटेड बाय द नेग्लेंस ऑफ द एम्प्लॉय। भाई एम्प्लॉयज़ की गलती की वजह से हुआ है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखता है। अंडर राइटिंग कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो बच्चों ये आपका उसी तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गया आपको? तो ये आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जितना भी आपका जितना भी आपका लाइफ रहेगा शेयर्स का, उतने साल में आप क्या करोगे? राइट ऑफ कर दोगे। बेसिकली क्या होता है, शेयर्स का कोई लाइफ लिमिट नहीं रहता है, तो आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए अपने प्रॉफिट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखता है ना, होनोरियम पेड। होनोरियम क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का सैलरी होता है, हम उसको देते हैं जो कि हमारा एम्प्लॉय नहीं होता है, लेकिन पेमेंट जो होता है ना बच्चों सैलरी के लिए होता है, सैलरी के जैसा होता है। देखिए क्या लिखता है, हमने होनोरियम किसको पे किया है? जो मेरा आर्किटेक्ट है, जो मेरे बिल्डिंग के लिए उन्होंने मैप बनाया या सुपरवाइज किया, उसको हम दे रहे हैं। ठीक है। तो बिल्डिंग है, मेन पर्पस आपका देखो यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग। तो फैक्ट्री बिल्डिंग को बनाने के लिए मेरा जो होनोरियम पेमेंट हुआ है वो आर्किटेक्ट को हुआ है। अब वो मेरा बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना,
तो बिल्डिंग में लगने वाला खर्चा कोई भी है वो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो मैं इसको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बोल दूंगा। ठीक है। लॉस कॉस्ड बाय द थेफ्ट ऑफ कैश बाय कैशियर ड्यूरिंग बिजनेस आवर, तो बच्चों ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या बोल सकते हैं कि रेवेन्यू लॉस होगा बेसिकली आपका। ठीक है। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखता है, महेंद्र इज द पार्टनर, he agrees to leave the partnership on the payment of the compensation of 20,000। तो ये जो है ना बच्चों, ये आपका रिसिप्ट है, ये आपका रिसिप्ट है। ओके, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हम उसको पे कर रहे हैं ना, क्लियर, सॉरी, हम उसको पे कर रहे हैं ताकि हम उसको अगर एक पेमेंट कर दे, क्योंकि पार्टनर जो है जब भी जाएगा ना तो उसको पेमेंट किया जाता है, तो पार्टनर को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा ये। ठीक है, एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हो कि रिकरिंग नेचर का नहीं है। पार्टनर जो है वो कभी कभी जाता है बिजनेस से, और ये जो बड़ा वाला अमाउंट हमने 20,000 पे किया है उसको कंपनसेशन, ये हमेशा तो पे नहीं करना है, तो ऐसा वाला जो पेमेंट है वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या लिखता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5,000 पेड when submitting tender which is forfeited for the breach of contract। अब देखिए जो टेंडर है वो आपका बोल सकते हैं कि आपके रेगुलर बिजनेस के लिए होगा, तो रेगुलर बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि ये आपके लिए क्या है, एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू लॉस है। क्लियर। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपका क्या लिखता है, कॉस्ट इनकर्ड 25,000 फॉर मूविंग द प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू फेवरेबल लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो रहा है कि आपने वहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम कॉस्ट स्टॉक को मूव कराने के लिए लगा रहे हैं बच्चों, स्टॉक को मूव कराने के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। अब अगर देखिए प्लांट को आप मूव कराओगे तो उसमें भी सर क्या आपका ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक था इसलिए आपने रेवेन्यू बोला। अब प्लांट है सर तो आपका यहाँ रेवेन्यू नहीं होगा, कैपिटल हो जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों ये जो एक्सपेंडिचर है ये क्या हो रहा है, आपके प्लांट को हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, फेवरेबल लोकेशन पे ले जा रहे हैं, फेवरेबल लोकेशन पे हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। आइए अगला चलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एन ऑफिस इक्विपमेंट डीलर। एक ऑफिस इक्विपमेंट डीलर है, उसके लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है रेवेन्यू नेचर के होंगे। तो देखिए क्या लिखता है, सेल्स प्रमोशन कॉस्ट, जी हाँ बच्चों ये होगा आपका। वेयर हाउस एक्सटेंशन, तो ये सर वेयर हाउस एक्सटेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो अपना वेयर हाउस का साइज बढ़ा रहा है, वो अपने एसेट्स का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपका कैपिटल नेचर का हो जाएगा। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रीसेल, तो ये हाँ हो जाएगा। परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल, तो वो उसके लिए एसेट्स है, तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपके लिए ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज रिपेयर टू फर्नीचर। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे एरर कर गए। क्या एरर किया हमने, ऑफिस फर्नीचर जो कि मेरा एसेट्स है, हमने उसको क्या कर दिया है, उसको रिपेयर दिखा दिया है। क्लियर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर, देखिए इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो आपका एसेट्स कम दिखेगा और आपका जो खर्चा है बिना मतलब का वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी बच्चों, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। क्या लिखता है, तो प्रॉफिट आपकी अंडर स्टेटेड रहेगी, बात एकदम सही है। नॉन करेंट एसेट्स सर ओवर स्टेटेड, नहीं सर अंडर स्टेटेड, हमने तो एसेट्स दिखाया ही नहीं ना, तो अंडर स्टेटेड है। करेंट एसेट्स आर अंडर स्टेटेड, नहीं सर, प्रॉफिट जो फर्नीचर है वो तो आपका नॉन करेंट एसेट्स है, तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको करेक्ट ऑप्शन बोलना चाहो तो ये आपका अंडर स्टेटेड होता, तो आप इसको बोल सकते थे। ठीक है, कि आपका फर्नीचर कम दिखाया है, आपने एसेट्स अपना कम दिखाया है। क्लियर। अगला पॉइंट क्या लिखता है, अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर क्या होता है सर, जो गुड्स को परचेज करता है और सेल कर देता है बिना भी कोई वैल्यू एडिशन किए हुए। ठीक है, रिटेल ट्रेडर ट्रीटेड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसने क्या किया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट विल दिस और अकाउंटिंग बुक, तो देखिए सेम चीज़ है, ऊपर जो क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है कि अगर वो कैपिटल को ट्रीट करता है रेवेन्यू तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट्स कम हो जाएंगे, उसका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो उसका जो प्रॉफिट है बच्चों वो भी कम हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल नॉट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा तो नहीं होगा, एसेट्स जो है वो आपका मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी मैच कर जाएगा, क्योंकि ये डबल साइडेड एरर है।
इनकम स्टेटमेंट विल शो अ मोर ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये वाला जो है मुझे ये करेक्ट दिख रहा है। द प्रॉफिट, द इनकम स्टेटमेंट विल शो अ लोअर प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कि लोअर प्रॉफिट आपको दिखेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखा है बढ़िया वाला क्वेश्चन, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 60 है आई थिंक, है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, तो मैं इसको यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या लिखता है, डेविड्स इनकम स्टेटमेंट शोड अ लॉस फॉर ₹3500, ठीक है। डेविड का जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें क्या दिखता है, लॉस दिखता है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द रिपेयर टू मोटर व्हीकल 600 हैड बीन डेबिटेड टू मोटर व्हीकल। मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल नेचर का ट्रीट कर लिया। भैया वो रिपेयर है, आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है, आपने तो मोटर के व्हीकल के डेबिट में ही दिखा दिया, गलत चीज़ हुआ। तो देखो क्या हो गया, आपका लॉस क्या हो जाएगा बच्चों, आपका लॉस बच्चों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम निकाल के कहाँ दिखाएंगे उसको, फिर एक्सपेंस में दिखाएंगे। तो और एक्सपेंस दिखाने से आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं आपकी लॉस बढ़ जाएगी। तो लॉस आपका कितना हो जाएगा, 3500 प्लस 600, तो अब आपका लॉस जो हो जाएगा ना बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 4100 का लॉस हो जाएगा। तो व्हाट इज द एक्चुअल लॉस फॉर द ईयर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बच्चों हो जाएगा सी। क्लियर है सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन रहेगा 60 क्वेश्चन, और इतना जल्दी हमने देखा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी डाउट आएगा बच्चों आपको पूछना है, हमसे कनेक्टेड रहिए, ताकि हम इसी तरीके के बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाते रहे और आपका फ़ायदा जो है उस तरीके से होता रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।